को अपना रोल मॉडल समझते हैं। एक बच्चे के लिए सबसे पहले उसका रोल मॉडल उसके माता पिता है, और उसके बाद आपकी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट सोसाइटी, आप उनको देखते हो। तो आप सोसाइटी में जो चीज़ देखते हो आप उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होते हो, आप उसकी तरफ ज़्यादा खिंचते हो, आप वो काम ज़्यादा करना चाहते हो। आप सोसाइटी में क्या देख रहे हो? फ़न मतलब ड्रिंक करो, फ़न मतलब सोसाइटी में हमें इसी तरीके से रहना है। और जो आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से आप घर में रहते हो, जिस तरीके का आपका व्यवहार अपनी सराउंडिंग में, अपने घर में काम करने वालों से, अपने स्टाफ के साथ, अपने बच्चे के टीचर के साथ, मैं इस बात पे इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि वेरी सैड टू से, बट कभी कभी पेरेंट्स ने बच्चों के सामने हमारे टीचर्स को कुछ इस तरह से आप आके बोला है कि तुम ये नहीं करता, वो नहीं करता। बच्चा क्या सोचता है उस टाइम? बच्चा ये सोचता है कि इस टीचर से मुझे डरने का ज़रूरत नहीं, इनका बात करने का, इनका बात मानने का हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पेरेंट आके तो इनको 2 मिनट में डांट लेगा। तो हम कहीं ना कहीं क्या मैसेज भेज रहे हैं अपने बच्चे को? ये मैसेज भेज रहे हैं कि टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको कंप्लेन हो सकती है, टीचर कोई भगवान नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं, मैं मानती हूँ टीचर की कहीं गलती होगी, बट आप उसको बच्चे के सामने ना बात करें। आप अलग से भी कन्वे कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे, आप फ़ोन पे टीचर को अलग बुला के बच्चे को बोलते हैं बेटा तुम बाहर जाओ खेलने, मुझे मैडम से कुछ बात करनी है। आप इस तरह से कन्वे कर सकते हैं। देखिए, सोसाइटी में हम जैसी सोसाइटी बनाएंगे वैसे हमारे बच्चे बनेंगे। स्कूल में तो हम उनको सिखाते हैं, वो उतनी देर सीखते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को, पेरेंट्स को अपना आइडियल समझते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कि इमेज दिमाग में सेट होती है कि बड़े होके तो ये बड़ों का काम है, मुझे भी बड़े होके यही करना है। उसके आगे वो नहीं सोच पाते हैं। तो हमें एज अ होल, एज अ सोसाइटी अपने बच्चों के लिए खुद एग्जाम्पल बनना है। खुद हमें एग्जाम्पल बन के उनको दिखाना है कि हमें कब, कहाँ, किस तरह से बोलना है, किस तरह का, किस चीज़ का हमें खान पान करना है। ये जितना ड्रग्स और ये जो जैसे अल्कोहल की बात आपने करी, वाइन शॉप्स की बात करी, ये जितना ज़्यादा सोसाइटी में है तो बच्चे हर वक्त उसको देख रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि जितनी ज़रूरी, इन्होंने जैसे फार्मेसी को इन्होंने बोला, दवा की दुकान को एजुकेशन देखते हैं, तो वो एजुकेशन को जितना इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट उस वाइन शॉप को भी समझ रहे हैं। वो दोनों अगल बगल हमें उस दोनों की इम्पॉर्टेंस दिखाता है एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी दिखाता है। तो वो दोनों हम बच्चों के लिए कहीं ना कहीं यही चीज़ हम खुद एज ए सोसाइटी उनको केटर कर रहे हैं, हम उनके सामने यही परोस रहे हैं, वो वही सीख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे न्यू मार्केट एरिया है शायद, वो मैं बहुत ज़्यादा इस एरिया के बारे में तो नहीं इतना जान पाई हूँ पिछले कुछ महीनों में। वहाँ पे शायद एक गवर्नमेंट स्कूल है और स्कूल के बिल्कुल साथ में वाइन शॉप है। तो मुझे तो कभी ये लगता है कि बच्चे उस स्कूल से निकल के भी उनके लिए कितना अप्रोचेबल है वो वाइन शॉप। 2 मिनट का काम है। वो बच्चा, आप स्कूल बगल में भी आपका घर है तो वो बस 5 मिनट में आ रहा है, उसके लिए तो बिल्कुल वो चीज़ पहुँच में। इस जगह तो जो भी अथॉरिटीज़ उनको इंटरवीन करना चाहिए कि कम से कम बच्चों को स्कूल आते जाते तो हम ये चीज़ उनसे दूर रखें। और इसीलिए अब माँ बाप जिनके पास पैसे आप बच्चे को दे देते, हाँ तुम ले जाओ, उसको खर्च के लिए दे रहे हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको पेरेंट्स ने कार्ड्स तक दे रखे हैं कि तुम ये खर्च करो, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी कि आपका बच्चा कहाँ पर खर्च करता है, या आप इसकी अकाउंटेबिलिटी रखिए ताकि आप इन सब चीज़ों पे चेक रख पाएँ। और ये बहुत हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम जो करते हैं हमारा बच्चा वो करता है। तो प्लीज़ आप एक अच्छे आइडियल बनिए अपने बच्चे के सामने ताकि आपका बच्चा वो फॉलो करे। मैं यहाँ पे स्कूल में अपनी जितना हो पाता है बच्चों के साथ में बहुत इंटरेक्ट करती हूँ, उनको प्रमोट करती हूँ कि वो मेरे से आके ओपनली इंटरेक्ट करें। कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स नहीं मिल रही, यू कैन कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। मैं उनको चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से भी इंटरेक्ट करें, और मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे कुछ मुझे रोल मॉडल समझते हैं, कुछ चाहते हैं कि मैम आपकी तरह बनना चाहते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई डोंट नो मैं कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, बट मैं अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद मैंने इतनी स्कूलों में, बीइंग आर्मी ऑफिसर वाइफ, मैंने इतनी जगह घूम घूम के साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह काम किया, बट यहाँ आके मैं एक सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पे ये छोटे छोटे सोशल इविल्स हैं, मैं इन पे काम करूँ
और कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये जो मेरे 600-650 बच्चे जितने मेरे साथ हैं, मैं कम से कम इनके साथ कुछ पॉजिटिव, इनकी लाइफ टाइम लर्निंग, इनके लिए कुछ अच्छा करके जाऊं। और इसके साथ ही मैं इनके पेरेंट्स से जुड़ के मैं चाहती हूं कि मैं उन तक पहुंचूं और कुछ अगर मैं इसके लिए बेनिफिट कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा और आई विल बी फीलिंग प्रिविलेज्ड इफ आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। यही तो देखिए मैडम, आप में जो इंटरेस्ट है यही, इस चीज़ को देख के ही हम लोग ये आपके साथ में ये चैनल में न्यूज़ बना रहे हैं मैडम। जो दिखावा है शायद आपको भी पसंद नहीं होता होगा, किसी चीज़ का दिखावा, बिल्कुल शो ऑफ, हाँ। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हम जब देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग इतना इनोसेंट है, वो दिखावा करते ही नहीं हैं। यहाँ तक भी नहीं करते कि वो अपने बच्चों को जो प्यार दिखाना चाहिए वो भी नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल। जो कि मैं आ रहा हूँ अभी, बहुत बड़ा कमियाँ हैं। हम और अरुणाचल में जब हम जैसे कि हम अरुणाचल वालों को हम बोलते हैं ट्राइबल, डिस्कशन में, कैजुअल डिस्कशन में बोल रहा हूँ, अरुणाचलीज को बोलते हैं ट्राइबल, और जो नॉन अरुणाचलीज है उसे हम नॉन ट्राइबल कहते हैं। तो नॉन ट्राइबल के जो पेरेंट्स के जो रेख देख होता है, वो बच्चों को इतना प्यार देके और हमेशा उसको छोटा मानते हैं, छोटा ट्रीटमेंट देते हैं, बोलता है बेटा तुम अभी तक बड़ा नहीं हुआ। अरुणाचल में हमेशा बोलते हैं तू बड़ा हो गया, तू बड़ा हो गया बेटा। तो बचपन से उसको बड़ा हो गया का फीडबैक देखे प्यार की कमी, जो इमोशनल जो अटैचमेंट की कमी, जो बच्चों को जो फिजिकल जो अफेक्शन जो चाहिए होता है उसकी कमी, उनको बचपन से छोड़ दिया जाता है। बच्चा बड़ा होके रोता है क्या, बड़ा होके तुम ये करते हो क्या, तो उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है अरुणाचल के कंटेक्स्ट में। एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। अरुणाचल के कंटेक्स्ट में हर एक पेरेंट्स बच्चों को इमोशनल फिजिकल अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं, ऐसा हम लोग पाता है, जिससे कि बच्चे कहीं ना कहीं उस नीड्स में रहता है। तो बड़ा होके भी वो इमोशनली वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बीइंग विथ एज अ पर्सन, द होल पर्सन एज अ पर्सन, वो फील नहीं करते हैं। तो फिर बड़ा होकर वो भी बाप बन जाता है, फिर वो भी वही ट्रीटमेंट देता है अपने बच्चों को। बिल्कुल। जो कि नॉन ट्राइबल में, जो नॉन अरुणाचली से ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है, एक फिजिकल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आप सोसाइटी, हमारे एंटायर सोसाइटी को आप क्या कहोगे, बच्चों के साथ में जो लगाव जो लगना चाहिए पेरेंट्स का, है ना, पेरेंट्स का, इस चीज़ को आप कितना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंटिंग का, एक ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और जैसे ये आपने पीछे भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब फैमिली साथ रह के भी साथ नहीं है, सब अपने आप में। तो मैंने इसीलिए पहले भी ये चीज़ बोली कि आप पहले तो घर पे टाइम, आपका जो काम का हो गया तो घर में आके आप फैमिली को भी टाइम दीजिए। इसीलिए मेट्रो में, मेट्रोज़ में कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी ऑफिसेज में काम करने के लिए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, तो वहाँ टाइम को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, वर्क टाइम, फैमिली टाइम। नाम ही है उसका, वर्क टाइम, फैमिली टाइम। उस टाइम को दो ही, क्योंकि एक इंसान जो फैमिली पर्सन है, जो एक परिवार वाला इंसान है, उसका टाइम दो ही चीज़ में डिवाइड होता है, या तो अपने काम से, अपनी जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करने के लिए, जीवन यापना के लिए जो वो काम करता है, उसको कमाने के लिए, खाने के लिए जो काम करते हैं, एक उसका टाइम होता है, और उससे खाली होकर फिर उसके परिवार का टाइम होता है। तो परिवार का टाइम क्या चीज़ है? परिवार का टाइम ये है कि आप अपने फैमिली, बीवी, बच्चे के साथ बैठिए, बातचीत करिए, अपने थोड़ा दिनचर्या के बारे में उनको बताइए, उनकी दिनचर्या के बारे में उनसे पूछिए। और ये नहीं कि सिर्फ बाप बेटा या माँ बेटी, बाप बेटा बेटी सभी। और मैं तो कहूँगी जिनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज है, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, जॉइंट फैमिली सभी साथ में, उससे क्या होता है, दादा दादी अपने समय का एक्सपीरियंस, वो अपना बचपन भी बताते हैं, तो और पहले की बातें पता चलती है। और आज की जनरेशन में क्या चेंज आया, और ये कहने की बात है कि हम खाली वो बातें एक्सचेंज करें, नहीं, उन बातों को एक्सचेंज करने से एक मिलाप, एक फैमिली टाइम, एक अफेक्शन, जिसकी बात आपने कही, वो अफेक्शन बिल्ड होता है। और आपको रियलाइज़ होता है, बच्चे आज के जनरेशन के कंपैरिजन कर पाते हैं कि अच्छा मेरे दादा दादी के समय में इस तरह से होता था, और मेरे माता पिता ने इस तरह का देखा है, और मेरा आज इस तरह से पालन पोषण हो रहा है। तो बच्चा उस चीज़ में फ़र्क समझता है, और अगर वो अच्छा देखता है
तो उसके लिए अपने माँ बाप के लिए और इज्जत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है, चाहत बढ़ती है उसके माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ये चीज़ और अच्छी कर पा रहे हैं, हमको ये चीज़ दे पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं। कितने ये माता पिता जो नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन उनको लगता है जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया वो मेरे बच्चे ना करें। तो ये चीज़ जब आप बच्चे के साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो फिर उसको समझ पाएगा। लेकिन वो आपके इस स्ट्रगल को नहीं समझ रहा है। आप अपने कमरे में, आप अपना काम किया, आप अपना वाइन पिए, वाइन दोस्तों के साथ है, मोबाइल पे, और आप आके सो गए, अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, तो वो इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, पेरेंटिंग का एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो है वो एक टाइम का खाना परिवार के साथ खाने में है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो, खाना एक ऐसी चीज़ है जो आप अच्छे मन, अच्छे भाव से अपने शरीर के डेवलपमेंट के लिए खाते हो। वो आपके दिल, दिमाग, और आप जितने पॉजिटिव तरीके से खाते हो उतना अच्छा वो आपके शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन देता है। वो पॉजिटिव भाव कब होता है? जब आप प्यार से, मोहब्बत से पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाता है। और माँ को या घर में जो भी बड़े खाना बनाते हो उनको भी अच्छा लगता है, पूरा परिवार साथ में बैठ के खा रहा है, गरम और अच्छा से अच्छा बना के, सभी तुरंत ताज़ा परोस के खाना चाहते हैं। तो ये जो एक अफेक्शन उस टाइम फिर से डेवलप होता है। बच्चे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा खाने का टाइम हो गया, सब खाने पे आ गए, मुझे खाना खाना है, तो वो चाहे कहीं बाहर खेल रहा है, चाहे वो टीवी देख रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है। सबको पता है कि रात में 8 बजे खाने पे सबको बैठना है, सबको साथ में परिवार के साथ खाना है। तो हर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ खाना 8 बजे तैयार कर रही है, पिता बाहर कुछ भी कर रहा है, उसको 8 बजे चले, परिवार, बीवी बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे हैं, खाना खाएंगे। बच्चे जल्दी से काम ख़त्म कर लेते, पापा आके पूछेंगे तो उनको ये बताना है, कुछ अच्छा है वो भी बताना है, कुछ ख़राब हुआ है तो वो भी बताना है, साथ में सब बैठना। तो वो जो एक पूरे दिन का आप अपना रूटीन एक दूसरे से शेयर करते हैं, और जो आप एक दूसरे को बताते हैं, और जो आपका अच्छा बुरा खाने के समय जो आप हर चीज़ को शेयर करते हैं, फिर खाना खाते हैं, वो जो आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है फैमिली को बिल्ड करने में एक साथ, और फैमिली में आपस में एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन बढ़ाने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ये सोसाइटी में चाहती हूँ कि डेवलप हो। ये मुझे भी कहीं ना कहीं मैं फील करती हूँ ज़्यादातर अपने बच्चों से बात करने के बाद कि काफ़ी बच्चे जिनका अपने पिता से इंटरेक्शन ही नहीं होता, दिन के दिन नहीं होता ना, नहीं होता है इंटरेक्शन। तो मैं वही कह रही हूँ कि बिल्कुल बहुत असर पड़ता है। और मैं पेरेंट्स को भी, अब वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं मैडम मुझे तो पता नहीं है, मैं तो काम में रहता हूँ, मैं तो आता 10-11 बजे हूँ, बच्चा सो जाता है, मेरा तो मुलाकात नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बेशक 10 बजे 11 बजे जाके दोबारा से अपना काम कर लीजिए, लेकिन शाम में, रात में एक टाइम का खाना खाने, 1 घंटे का समय निकाल के, इंटरवल लेके, ब्रेक लेके आप आइए, अपने परिवार के साथ टाइम लीजिए। मेरे आप सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ ये करिए, आपकी पेरेंटिंग में, आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और भी पूछूं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कई सारे सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि हमारे आपने देखे होंगे जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब रिक्रूटमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का, उसका टेक्निकलिटीज़ को देख के लिया जाता है। ठीक है, एक टीचर को जो रिक्वायर्ड डिग्रीज हैं, उसके बाद में वो टीचिंग कर पाता है नहीं कर पाता, ये हल्का सा इन सब का एनालिसिस होता है, फिर ले लिया जाता है। वहाँ से जो टॉप इनको जितना लेना होता है स्टेट गवर्नमेंट ले लेते हैं। हालांकि ये चीज़ हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट में जाके आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रहता है, HR डिपार्टमेंट, जो कि देखते हैं कि ये एज ए पर्सन हमारे एम्प्लॉय होने के लिए इसमें वो एबिलिटी है कि नहीं, करेक्ट, एज ए पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सूट करता है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जब खास करके ये बहुत सीरियस अफेयर्स हो जाता है, जब टीचिंग के लिए आप जब टीचर को अपॉइंट करते हो, तो इसमें एक लाइफ को बनाना होता है, एक टीचर जाके लाइफ बनाते हैं। लेकिन इस टेक्निकलिटीज़ को हम कभी एनालिसिस नहीं करते कि वो आदमी, वो जो टीचर है वो कितना बड़ा फैसिलिटेटर बन सकता है, और उसमें टीचर बन के वो बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में कितना बड़ा बॉन्डिंग बिल्ड अप कर सकता है। तो ये एस्पेक्ट्स को नहीं स्टडी करता है, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, नहीं करते हैं आज के डेट तक।
रिक्रूटमेंट सीधा कर दिया जाता है। करेक्ट। तो बाद में जब आते हैं ये प्रोफेशनली जब आता है एज ए टीचर, तो उसमें दिक्कत यहाँ शुरू हो जाता है कि यहाँ पे ह्यूमन बींग को डील करना होता है। करेक्ट। है ना, टेक्निकलिटीज़ को डील नहीं करता। एक बच्चे तो स्टूडेंट्स तो ह्यूमन बींग हैं, तो ह्यूमन बींग तो आपको रोल जो होता है तो फैसिलिटेटर का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भले आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो, नॉलेज हो, लेकिन यू आर नॉट द राइट पर्सन। आप टीचर बनने के लिए सही गुरु नहीं है। सही। गुरु बनने के लिए जो आप में जो एबिलिटी, जो क्षमता होना चाहिए, जो खूबियाँ आप में होनी चाहिए थी, इसका इंटरव्यू भी नहीं होता, ऐसे लिया जाता है। तो बाद में आके गुरु जी भी फंस जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि हम कहाँ आके फंस गए। तो बच्चे भी सोचते हैं कि कैसा गुरु जी आ गया अपने कक्षा में। तो चलो जो आ गया फंस गया। इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इसको पैशनेटली नहीं लेते हैं, या उसने सीखा नहीं या समझा नहीं कि बच्चों को पैशनेटली कैसे उनके साथ में जिया जाए, या इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे पैशनेटली डील करें दिल से ना। जो आज तक ना इसके साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ठीक है वो तो ठीक है, अब कई सारे हैं अपनी सोसाइटी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको आपको लगता है कि उसको दोबारा ठीक किया जा सकता है, जिससे कि वो कंपैशनेट होके मन से वो पैशनेटली किया जाए, उसके लिए आप क्या कहते हो? मैं आपको बताऊं, जैसे आपने शायद शुरुआत में बोला था कि टीचिंग प्रोफेशन को बहुत ही कैजुअली लिया जाता है कि तो टीचर है, वही अगर कोई और प्रोफेशन में है तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन को जितना नॉर्मली लेते हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊं कि वी आर द बिल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। एज अ टीचर हम सोसाइटी को बिल्ड करते, क्यों? क्योंकि वही फाउंडेशन वाली बात आती है। सबसे पहले बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो पढ़ाई के बाद ही फिर वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी काबिलियत, अपनी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर वो लाइफ में आगे की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है और आगे कुछ बन पाता है, कुछ पा पाता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो जैसा आपने ये पूछा कि कुछ टीचर्स हैं जो पैशनेट नहीं हैं, वो शायद खुद भी प्रोफेशन चुनने के बाद पछताते हैं, और जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि कौन सा टीचर हमारे सर पड़ गया। तो जहाँ तक रहा सवाल टीचर बनने का, तो मैं आपको बताऊँ, हर इंसान जो फर्स्ट आ रहा है वो एक अच्छा टीचर हो, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, पढ़ाई हमको खुद करना है, तो हम अपनी पढ़ाई अच्छी से अच्छी करके हम अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। वो तो हर आदमी को करना ही है। जिसका जैसा इंटरेस्ट और जैसा एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से वो पढ़ाई करके अपने नंबर ले आता है। मगर जो हमने सीखा है वो ही चीज़ सबको सिखाना, वो एक चैलेंज है, वो एक मुश्किल चीज़ है। तो टीचर का रोल यहाँ पर है। टीचर का रोल ये है कि तुमने खुद तो पढ़ाई कर ली, बीएड कर लिया, डिग्री ले ली, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, सब चीज़ में तुमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तुम बीएड में भी टॉप हो, तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया, तुमने सीटेट भी क्लियर कर लिया, तुमने सब डिग्रियाँ ले ली हैं, वहाँ तो तुम अच्छे हो, बट तुम उतने ही अच्छे टीचर हो, इसकी तो गारंटी है ही नहीं। इसकी गारंटी तो तब होगी जब तुम पढ़ाना शुरू करोगे। अब मैं आपको एज ए स्टूडेंट भी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और एज अ टीचर भी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एज ए स्टूडेंट मुझे याद है, हमारे कुछ टीचर्स तो ऐसे थे कि जिनकी बातें आज तक इतनी एज हो गई और कान में गूंजती है कि उन्होंने ये सिखाया था, वो ज़िंदगी भर याद है। तो वो टीचिंग होती है। और एक टीचर वो भी थे जिन्होंने डांटा भी, जिन्होंने पनिशमेंट भी किया, जिसने सिखाने की कोशिश की और आज तक उनका सिखाया हम नहीं सीख पाए, वो हम कहीं और किसी और सोर्स से सीखें। तो वो भी टीचर थे। तो वो दोनों टीचर थे। ये रहा मेरी लाइफ एक्सपीरियंस की बात जो मैं शेयर कर रही हूँ। अब एज ए टीचर मैं बताऊँ, अगर मैं अच्छी टीचर हूँ तो मतलब ये कि मेरा पढ़ाया मेरे सारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। आज भी मैं इस स्कूल में इंस्टीट्यूशन का हेड होने के बावजूद, चूँकि पढ़ाना मेरा पैशन है और मुझे पसंद बहुत है, तो मैं आज भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ बच्चों को स्कूल में, 1-2 क्लासेस में। ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाती अपनी बिजी रूटीन की वजह से। और मैंने अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली मना किया है। आपने इंटरव्यू से पहले भी पढ़ा के आई है ना? हाँ, मैं इंटरव्यू के पहले इंग्लिश पढ़ा के आई और मैंने अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली मना किया, बेटा जो नहीं आता है तो मेरे पास 10 टाइम्स आओ, 100 टाइम्स आओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरा पढ़ाया, मेरा दिया हुआ होमवर्क अगर तुम ट्यूशन टीचर से करके आए तो मेरे लिए वो फेलियर है। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, सिखा नहीं सकती, तभी तो मेरा बच्चा किसी और से जाके हेल्प लेके पढ़ रहा है।
क्यों मैं इसको नहीं प्रमोट करती? मैं मेरे बच्चों को स्ट्रिक्टली बोला हुआ कि मैं तुम्हारे यहाँ एकदम सरप्राइज विजिट करूँगी, तुमको किसी से नहीं पढ़ना है, तुमको सिर्फ मुझसे पढ़ना है। नहीं समझ में आता बोलो मैडम आप जो पढ़ा रहे हो मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे रियलाइज़ होगा कि मैं फिर अच्छी टीचर नहीं हूँ अगर मैं हर बच्चे के दिल दिमाग तक नहीं पहुँच सकती एक 25 बच्चों की क्लास में। मैं एज अ टीचर तभी सक्सेसफुल टीचर हूँ जब मैं हर बच्चे तक पहुँचूँ। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका। और जो टीचर जैसा कि सर कह रहे हैं कि इस चीज़ में आ गए हैं तो उनके लिए मैं क्या मैसेज देना चाहूँगी, तो उनके लिए कुछ नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिस प्रोफेशन को आपने अपना करियर बना लिया है, लव योर प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर प्रोफेशन। इफ़ यू विल लव योर प्रोफेशन यू विल डू जस्टिस टू योर प्रोफेशन। अगर आप अपने जो काम है अपने काम को पसंद करोगे, उसको चाहोगे, तभी उस काम के साथ आप सही मायने में न्याय कर सकोगे। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बच्चों को पढ़ाना, उनका करियर हम संवार रहे हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को आप एक सांचे में ढाल के उसका कुछ बनाते हो ना, जिस भी सांचे में डालते हो वो ढल के वो चीज़ बन के तैयार हो जाती है। उसी तरीके से ये बच्चे हैं और टीचर एक सांचा है, उसको वो जिसमें ढालेगा वो ढलेगा। तो मेरा इन टीचर्स से ये कहना है जो जिनको ये लगता है कि हम इस प्रोफेशन में आके फंस गए हैं, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। पहले तो आप अपने काम को पसंद करिए, तो आप उन बच्चों के साथ न्याय कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाया बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए, अपनी क्लास को डिवाइड करिए, एनालाइज करिए एक एग्ज़ाम लेके कि आपके बच्चे, आप सपोज़ करिए मैथ्स आपने पढ़ाया और आपके बच्चे अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अपनी क्लास को एनालाइज करिए कि सभी बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं। और आपको लगता है ये बच्चा यहाँ कर रहा है, ये बच्चा यहाँ कर रहा है, पर सारे बच्चों को टेबल में ही प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले उसकी रूट कॉज में जाकर उसको टेबल सिखाना है। तो पहले अपने काम को एनालाइज करिए, अपने क्लास को डिवाइड करिए। हो सकता है आप पढ़ाते अच्छा हो, बट क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, कुछ बहुत तेज़ बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं, और कुछ हैं जिनको समझने में काफ़ी वक्त लगता है, जिसको हम स्लो लर्नर भी बोलते हैं अपनी एजुकेशन फील्ड में। तो जो ऐसे वाले बच्चे, हमें क्लास को उसमें डिवाइड करना है। आप अच्छे टीचर हैं, आपने समझा दिया, मगर जो अच्छे वाले वो तो समझ गए, एवरेज वालों को थोड़ा थोड़ा समझ में है। जो स्लो लर्नर है, आपको उन तक नीचे उतरना होगा, वहाँ तक जाना होगा, आपको खुद उस बच्चे के लेवल पे जाके अपने आप को उस जगह पे प्लेस करके फिर आपको उसको पढ़ाना शुरू करना होगा कि अगर मैं इस बच्चे की जगह होता तो मैं कैसे करता। फिर आप देखियो, और जिस दिन मैं आपको इतना यकीन के साथ एज अ टीचर बोल रही हूँ कि जिस दिन आप स्लो लर्नर को सिखाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कि आज आपने एक टीचर का बहुत बड़ा काम किया, उस दिन एक अचीवमेंट होगा। क्योंकि स्मार्ट को तो सब पढ़ा लेते हैं, दूध की मलाई तो सबको दिखती है, उससे तो सब आसानी से कर लेते हैं, पर वहाँ पे काम करना जहाँ मलाई नहीं है, उन बच्चों को उस लेवल तक ले आना जहाँ पे क्रीम लेवल तक, वो एक अचीवमेंट। और आपको मन से खुशी होगा और आप अपने प्रोफेशन में और मेहनत करोगे और आप अपने प्रोफेशन को चाहने लगोगे। तो हमें कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ काम करके, जिनको नहीं आता उनको पढ़ाना, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको समझाना एक टीचर के लिए अचीवमेंट है। और एक टीचर को उसके काम के प्रति न्याय, उसके काम के प्रति इज्जत और उसके काम के प्रति चाहत को दिखाता है। मैडम, आपने तो दिल्ली में आपके बोर्न एंड ब्रॉट अप है ना कहीं मेट्रो सिटीज़ में रहा जी, है ना जी। और आपने कई सारे अपेक्षा किए होंगे, लेकिन ज़रूर एक बात है कि आपने कभी नहीं सोचा रहेगा कि ऐसे कोई प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश करके प्रदेश में जाके किसी आलो करके एक छोटा सा एक जिला में आके, आलो एक छोटा सा एक जगह है जो कि किसी मेट्रो सिटी के कंपेयर में एक सेक्टर जैसा ही है ना। तो ऐसे में आपका आना, अपने ज़िंदगी भर बाहर रह के फिर भी यहाँ आके हमारे अरुणाचल के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, ये आपको हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, कि आप दिल्ली से आके अपने बोर्न एंड ब्रॉट अप सब कुछ आप एक्सपीरियंस लेके आके उस एक्सपीरियंस को हमारे टीचर्स के साथ शेयर करना, बच्चों के साथ शेयर करना, टीचर के मनोबल को बढ़ा के इन बच्चों को पढ़ाने देना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने क्या सोचे थे कि लाइफ में आप ये चीज़ आप कर रहे हैं? अब आपको मैं बताऊं अंगो सर, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी
ऑनर की बात मेरे लिए भी क्यों ऑनर की बात है, क्योंकि मैं इतने एक्सपीरियंसेस लेके आई हूँ, बट शायद ये मेरे दिल के बहुत करीब होगा और मैं भी बहुत इससे टच्ड हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ वो सब लोग एक लेवल तक ऑलरेडी थे और उनको हमसे और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी और ज़्यादा की चाहत थी, तो हमें उनके लेवल तक और करते जाना होता था। बट यहाँ आके मुझे लगा कि ये ऐसे रह गया है, आज के दिन भी 21st सेंचुरी में हम लोग हैं और ऐसे भी सोसाइटी है, ऐसा भी एरिया है जहाँ पे लोग बहुत सी दुनिया के फैक्ट्स और चीज़ों को लेवल कहाँ तक चला गया है और लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये काम यहाँ पे आकर एक जो अपलिफ्टमेंट है एक सोसाइटी एज अ होल का, ये मेरे लिए बहुत दिल के करीब होगा और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो शुरू में आके मैंने कई चीज़ें यहाँ स्टार्ट करने की कोशिश की, तो टीचर्स को भी कहीं ना कहीं ये लगता था मैडम ये क्या बता रहे हैं, मैम ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। लेकिन जब आज टीचर्स भी उस काम को करके एक अचीवमेंट हासिल की और जब वो आके मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती कि मैम हम लोग सोचते थे कैसे होगा, हो गया मैम, आपसे बहुत सीखा। मैंने कहा बेटा सब सीखते हैं, कोई दुनिया में सीख के पैदा नहीं होता है, सब यहाँ सीखते हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखे हैं। और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग को इतने लोगों में इम्पार्ट कर पा रही हूँ, सोसाइटी को दे पा रही हूँ और सोसाइटी के पास से इसका मुझे पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है तुम लोग से एज ए टीचर और बच्चों से और पेरेंट्स से। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शायद आलो में काम करना आके इस स्कूल में मेरे लिए सबसे इतने एक्सपीरियंसेस में सबसे मेमोरेबल होगा और मेरे बहुत करीब होगा। हम न्यूज़ चैनल वाले हम भी बहुत अपॉर्चुनिटी, हम भी बहुत लकी मानते हैं कि आपसे मिलना, आपका जो एक्सपीरियंस है इसको स्टडी करना, आप कैसे रेख देख करते हैं स्कूल और सोसाइटी, बच्चों को कैसे करते हैं, पेरेंट्स के साथ आप कैसे डील करते हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कहीं ना कहीं। इसलिए हम ये इंटरव्यू बना रहे हैं ताकि दिस बिकम्स अ फॉर्मेट फॉर आवर सोसाइटी, हम लार्ज स्केल में हमारा सोसाइटी एज ए होल स्टेट के लिए एक दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन हिसाब से हम बना रहे हैं ना। हम बहुत लकी फील करते हैं आप वहाँ से आएँ, ये रीज़न है हमारा इस प्रोग्राम को आपके साथ में बनाना। आप सोसाइटी को एज ए होल, आप खुद को कुछ समय के लिए आप अपने को अरुणाचली मान लीजिए, है ना। आप खुद को अरुणाचली का पोजीशन में डाल के, जितने अरुणाचल में जितने व्यूअर्स हैं हमारे थ्रू दिस चैनल, अरुणाचल को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ के लोगों को ये कहना चाहूँगी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ मुझे पुलिस नहीं दिखती है, जो कि हम लोगों के यहाँ पे मेट्रोज़ में बहुत कॉमन है। कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उस तरीके के सोशल लेवल्स जो वहाँ पर हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहीं ना कहीं लोगों का मन अच्छा है, इसलिए शायद उसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई पुलिस, कोई डंडा पीछे चाहिए। बहुत अच्छी सोसाइटी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इसको प्लीज़ कैरी ऑन, लेट इट गो अहेड। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब धीरे धीरे अरुणाचल जो है कमर्शलाइज हो रहा है, टूरिज़्म बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो ये अरुणाचल के लिए तो बहुत अच्छा है कि ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं बिजनेस है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है बाकी कंट्रीज़ के हिस्से से, इंडिया के बाकी हिस्से से जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें तो यहाँ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ की सोसाइटी से कि थोड़ा सा जो हमें ये अपनी फैमिली लाइफ है, थोड़ा पर्सनल लाइफ है, यहाँ कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा और एजुकेट करें, थोड़ा सा और अपग्रेड करें, थोड़ा फैमिली लाइफ को बढ़ाएं। जो यहाँ पॉलीगमी का जो सिस्टम है, मल्टीपल मैरिजेस और ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा मैं ये समझती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा रोक सकते हैं, थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी और अच्छी और स्ट्रॉन्ग बन सकती है पर्सनल लेवल पे एंड एट द सेम टाइम सोशल लेवल पे। हर ही जगह हम इसको अच्छा कर सकते हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए। और हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ, अरुणाचल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये पॉजिटिव तरीके से हो, बाहर की हम सब पॉजिटिव चीज़ें लें,
नेगेटिव चीज़ें हम यहाँ ना लेके आएँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत ही सुंदर स्टेट है। हम इसको, इसकी सुंदरता को मेंटेन कर सकते हैं, इसको बनाए रख सकते हैं। बाहर की हम इविल्स को यहाँ ना लेके आएँ, बाहर की गलत चीज़ों को ना लेके आएँ, अच्छी चीज़ों के साथ यहाँ का डेवलपमेंट हो। हम चाहते हैं कि ये डेवलप हो और आगे बढ़े बाकी स्टेट्स की तरह, और यहाँ के लोग इसी तरीके से इसको मेंटेन रखें। यही मेरा यहाँ के लोगों से कहना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप इतना सारे समय देने के लिए, और ख़ास करके हमें ये फॉर्मेशन दिलाना इंडियन आर्मी से, और आपका हमारे इंटरव्यू में आना बहुत हम याद रखेंगे। ये कई सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, लेकिन ये शायद बहुत अनोखा रहेगा, बहुत स्पेशल रहेगा। नहीं तो मैं एक इंडियन आर्मी का भी एक मैसेज यहाँ के लोगों को देना चाहती हूँ। आर्मी स्कूल्स जनरली रन करते हैं इसलिए कि वहाँ पे आर्मी वाले जो बच्चे हैं वो हर 2 साल पे शिफ्टिंग होती है, तो उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो। एक ही जैसा करिकुलम, एक ही जैसे माहौल में बच्चे कहीं भी जाएं, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो आर्मी स्कूल्स फॉर्म होने का रीज़न यही था। मगर आलो के प्रदेश में हमारे यहाँ फैमिलीज़ नहीं हैं, और इसी वजह से सियोम आर्मी पब्लिक स्कूल में आर्मी वाले बच्चे भी नहीं हैं, शायद 5 से 10%। लेकिन ये स्कूल यहाँ पे काम कर रहा है सिर्फ यहाँ की सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, कि हम यहाँ की सोसाइटी को कुछ दे सकें, कुछ इनके लिए अच्छा कर सकें। तो ये एक आर्मी का, जिसे कहते हैं कि सद्भावना वाला ये प्रोजेक्ट है, जिसको आर्मी चला रही है सिर्फ यहाँ की सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो और इसीलिए वो यहाँ पे प्रिंसिपल भी आर्मी ऑफिसर्स वाइफ्स को रखते हैं, जो बाकी हर जगह का एक्सपीरियंस लेके और बाकी जगह की तरह यहाँ के लोगों को भी बाहर की सोसाइटी का एक्सपोजर दे के अपलिफ्टमेंट कर सके। इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपलशिप भी बाहर से ही देते हैं सोसाइटी के लिए। तो मेरे लिए भी ये प्रिविलेज है कि मैं सोसाइटी के लिए आके यहाँ पे कुछ कर सकूँ और कुछ पॉजिटिव हो सके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, और मैं इस चैनल का आर्मी की साइड से धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे कि हम अपने स्कूल के बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स के अलावा गालो कम्युनिटी और आलो की सोसाइटी के लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू चैनल फॉर मेकिंग मी स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू so much. थैंक यू मिस्टर। थैंक यू।